बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लास्ट वाली क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ा था? सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। और जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे तो लास्ट में एक इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड की थी, जो इक्वेशन थी आर सी एम फॉर सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। इक्वेशन थी m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। और अब यही इक्वेशन हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, m3 m4 अप टू mn तक ले जा सकते हैं, है ना। ये हमारे कुछ काम आने वाली इक्वेशन है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है ना। बॉक्स बना करके इसमें लिख लेते हैं, थोड़ा सा काम आएगी। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया संवेग का संरक्षण। मतलब हम लोग ऐसी इसमें हम लोग संवेग की बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग संवेग को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है ना। मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आज हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिरकार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास की पहले बात करें तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर किसी भी सिस्टम का टोटल वेट, टोटल मास जहाँ पर पॉइंट होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर टोटल मास सेंटर्ड हो जाता है किसी भी सिस्टम का उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब उसी के आगे की कहानी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है, ठीक है ना। हम लोग बच्चों मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है जिसमें m1 m2 m3 अलग अलग मासेस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि ढेर सारे पार्टिकल्स, जैसे कि मान लो ये कोई है सिस्टम और इस सिस्टम में है ढेर सारे पार्टिकल्स, ठीक है। इस तरह से पूरे सिस्टम में ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। तो इनमें जो है कहीं पर एक ऐसा पार्टिकल भी होगा या ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पर जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास कहेंगे। हम लोग मान लेते हैं ये m1 है, m2 है, m3 है और mn पार्टिकल्स हैं। इसमें टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? mn पार्टिकल्स है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना किसी निकाय को हम लोग इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। माना किसी निकाय में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? m1 m2 m3 अप टू mn पार्टिकल्स हैं। mn पार्टिकल्स यानी कि कण हैं। आज थोड़ा सा बच्चों हम लोग हिंदी में लिखेंगे, ठीक है ना। निकाय में mn कण हैं। और जब बच्चों देखो पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स आपको पता है ना सिस्टम में मूव करते रहते हैं, है ना। जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी और इनकी वेलोसिटी और इनका वेग फॉर वेलोसिटी, इनका वेग होगा क्या? v1 v2 v3 अप टू vn है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि एक सिस्टम है जिसमें m1 m2 अप टू mn पार्टिकल्स हैं और v1 v2 v3 अप टू vn क्या है? उनकी वेलोसिटी यानी कि वेग है। तो इनका संवेग होगा। संवेग का मतलब क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो इनका मोमेंटम MOMENTUM मोमेंटम होगा। अब मोमेंटम क्या होगा, है ना। तो बच्चों आपको पता है मोमेंटम हम लोग कैसे लिखेंगे? टोटल सिस्टम का मोमेंटम किससे हम लोग शो करें? कैपिटल P से शो कर देते हैं, ठीक है ना। और ये जो कैपिटल P होगा यानी कि इस टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो किस पर डिपेंड करता है? वो हर एक पार्टिकल के अलग अलग मोमेंटम के एडिशन पर डिपेंड करता है ना। तो हम लोग इस पे लिखेंगे, पहला पार्टिकल है तो P1, फिर दूसरा पार्टिकल है तो इसी में प्लस करके हम लोग लिख देंगे स्मॉल p2। अच्छा बच्चों इसको स्मॉल में ही लेंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी पहचान बनी रहेगी। p3 अप टू कहाँ तक? अप टू pn तक हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। अब
हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। ये तो हो गया मोमेंटम, टोटल मोमेंटम हमारा क्या होगा, ये होगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस टोटल मोमेंटम को हम लोग ये भी लिख सकते हैं m1v1 है ना प्लस m2v2 प्लस m3v3 है ना। बीच में आ गया तो फिगर को अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे, तो मैं फिगर को हटा देता हूँ और आगे लिखता हूँ, ठीक। m3v3, ठीक। अब तो कहाँ तक चलता चला जाएगा ये, mn तक, है ना, क्योंकि हमारे पास mn पार्टिकल हैं और mn पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो vn है। इतनी बात बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या करेंगे, थोड़ा सा इरेज करते हैं और ऊपर लिखने का ट्राई करते हैं। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बहुत छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, है ना। आप इसको समझिए और बताइए मुझे कि आपको इंटरेस्ट आया या नहीं आया, ठीक। अब हम लोगों ने इतना लिख लिया, अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम लोग v की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, और v भी कौन सा वाला, हम लोगों को चाहिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, है ना। हम लोगों के पास अभी तक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं है, चलिए उसको फाइंड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की, मास के लिखो भाई, के वेग की परिभाषा से, सेंटर ऑफ मास के भी वेग की कोई परिभाषा होगी, है ना, परिभाषा है। तो उसी परिभाषा के अकॉर्डिंग जो VCM होता है, V फॉर वेलोसिटी और CM फॉर सेंटर ऑफ मास, ये क्या होता है 1/M और ब्रैकेट में हो जाता है m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 अप टू mn तक, ये हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये VCM इज इक्वल टू 1/m m1v1 प्लस m2v2 अप टू mn/vn, ये इक्वेशन आई कहाँ से, है ना। चलिए अभी देखो, आपको बहुत आसान से शब्दों में समझा देता हूँ कि ये इक्वेशन कहाँ से आई। बच्चों ये हमारा लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब आपको पता होता है कि चेंज इन पोजीशन विद टाइम, है ना, चेंज इन पोजीशन विद टाइम, उसी को तो हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, है ना। स्थिति में, समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन, उसी को तो हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। अब अगर हम इसका कर देते हैं क्या डिफरेंशिएशन, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोगों को ये इक्वेशन मिलती है। कैपिटल M यहाँ पर क्या है m1 प्लस m2 प्लस mn तक, यहाँ पर लिख लेते हैं, जहाँ कैपिटल M क्या है हमारा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, ये क्या है कैपिटल M की वैल्यू है, ठीक है ना, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। बार बार हम लोगों ने स्मॉल m1 m2 नहीं लिखा, इसीलिए हम लोगों ने सबको मिला करके कैपिटल M लिख दिया, जो कि क्या है टोटल वेट है, सॉरी टोटल मास है। वेट और मास में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ बच्चों, हम सॉरी, ठीक है थोड़ा सा। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है हम लोग निकालते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों को एक वैल्यू मिलती है कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल M VCM, है ना, ये मिलता है। अब ये कहाँ से आती है, देखो ये ऐसे आती है कि कैपिटल P इज इक्वल टू है m1v1 m2v2 अप टू mn/vn तक, ठीक है ना, एडिशन में लिखा हुआ है। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने VCM लिखा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे तो m1v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, mv आ जाएगी ना, तो वही हम लोगों ने ये लिखा है। और ये किसके बराबर है, P से, तो ये कहाँ से है, इसको लिख लो यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से है, ये 1 व 2 से। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग लिख सकते हैं कि P जो है उसकी वैल्यू MVCM के बराबर है, ठीक है। अब MV, अब हम लोग क्या करें, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक बार, ठीक है ना। चलिए इसको बिगाड़ते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इससे देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे D कैपिटल P अपॉन, अच्छा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, T की रिस्पेक्ट में ही करेंगे, है ना, इज इक्वल टू M क्या है, कांस्टेंट है भाई, मास है, मास घटेगा बढ़ेगा तो नहीं ना, मास उतना ही रहेगा,
तो मास को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी वी सी एम अपॉन डी टी, ठीक, डी वी सी एम अपॉन डी टी। और बच्चों आपको ये बात पता है कि डी वी अपॉन डी टी क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही बात बच्चों, आपके मन में आ रहा होगा कि डी वी अपॉन डी टी को हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, है ना। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो और जब वी सी एम है तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी एम, यही तो हो जाएगा स्मॉल ए सी एम, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। अब इसको हम लोग इसमें पुट कर दें तो हम लोगों को क्या मिलेगा? डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम ए सी एम, है ना, एम ए सी एम मिलेगा, ये मिलेगा ना, बिल्कुल ठीक। अब इसको भी बच्चों नोट करो, है ना। बच्चों इतना आप 1 मिनट देखिए, फिर मैं भी आपको आगे बताता हूँ। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा बच्चों ये बात याद रखेंगे आप थोड़ा सा और समझिए, ये जो वी सी एम है इसको हम लोग सिस्टम वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं, है ना। यहाँ पे लिख लो कि वी सी एम को हम लोग क्या कहते हैं? वी सी एम को हम लोग कहते हैं सिस्टम वेलोसिटी, है ना, क्योंकि भाई ये द्रव्यमान केंद्र की वेलोसिटी है, ठीक है ना, यहीं से पूरा सिस्टम वेग में आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सिस्टम वेलोसिटी। ठीक, ये तो हो गई सिस्टम वेलोसिटी की बात। अब बच्चों आपने एक फॉर्मूला ज़रूर ध्यान में आपके आया होगा, F इज इक्वल टू होता है एम ए, आया ध्यान में? F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ m क्या होता है? m द्रव्यमान होता है और a क्या होता है? a हमारा त्वरण होता है, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर जब F इज इक्वल टू एम ए और यहाँ पर लिखा हो एम ए सी एम, तो अगर हम यहाँ पर इसको एम ए सी एम कर दें तो ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगा ना बच्चों, है ना, किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एम, है ना, हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ तक आ गए थे, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम ए सी एम, और अब हम लोगों ने अभी बताया कि F इज इक्वल टू होता है एम ए, ठीक है ना। अब अगर हम A को ए सी एम कर दें, यानी कि जो त्वरण है वो कैसा है? सेंटर ऑफ मास का है, तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा ना, बाहर से फोर्स लग रहा है तभी तो उसमें त्वरण आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर एम ए सी एम की जगह पर F एक्सटर्नल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाता है F, वो भी कैसा? एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है। इतनी बात समझ में आई ही गई होगी बच्चों, है ना। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? अब एक ऐसी कंडीशन कुछ आ जाए। अच्छा बच्चों ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये इंटरनल फोर्स से कैंसिल हो जाता है ना। तो ऐसा मान लें अगर कि कैंसिल हो जाने के बाद में जो F एक्सटर्नल की वैल्यू है, F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? 0। यहाँ पे लिख लेते हैं इफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो डी पी अपॉन डी टी क्या होगा? डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू होगा 0, है ना। जब डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 होगा तो डी पी इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग करें इंटीग्रेशन, ठीक है ना, क्योंकि डी पी है, यहाँ से डी हटाते हैं तो हमें इंटीग्रेशन में मिलता है कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और बच्चों यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो गया? आपका जो संवेग है, जो मोमेंटम है, वो कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो जब ना मोमेंटम घटेगा ना मोमेंटम बढ़ेगा, इसी को तो हम लोग कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। P हमारा कांस्टेंट हो गया, इतनी बात तो यहीं पर देखो प्रूफ हो गई कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज पॉसिबल। पॉसिबल है कब? जब एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में पॉसिबल है कि हमारा जो सिस्टम है उसका मोमेंटम कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब कैपिटल P की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी थी? तो आपको पता है कि कैपिटल P की वैल्यू थी
स्मॉल p1, स्मॉल p2, स्मॉल p3 अप टू pn तक, ठीक, ये था। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या थी, स्मॉल p1 प्लस स्मॉल p2 स्मॉल p3 अप टू स्मॉल pn तक, ठीक, ये वैल्यू थी। तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल P वाला हमारा मोमेंटम है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अलग अलग मोमेंटम्स के एडिशन का ही तो रिजल्टेंट है ना, इसीलिए ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। इससे ये बात पता चलती है बच्चों कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पॉसिबल है अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। दूसरी चीज़ इसमें बच्चों हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि देखिए भले ही हम लोगों को यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो टोटल मोमेंटम है, यहाँ पर जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। टोटल मोमेंटम छोटे छोटे पार्टिकल्स के अलग अलग मोमेंटम्स का एडिशन है, तो वो भी कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्टिकल का मोमेंटम भी कांस्टेंट हो, किसी का घटेगा किसी का बढ़ेगा, लेकिन जो आपका रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा तो रिजल्टेंट मोमेंटम हमेशा आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो बच्चों ये थी आज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए ऐसे ही टॉपिक के साथ में।